हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2019 के जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन रहेगा उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलते हैं। जो हमारा गेट लाइफ साइंस 2019 का जो बॉटनी सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर उसको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम ईयर 2019 के जो हमारा लाइफ साइंस एग्जाम का बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं, जिसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटलेज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन। अब यहाँ पे हमें कैटलेज एंजाइम के लिए पूछा गया है कि वो हमारी किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर हमें एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर वो हमें देखने को मिलता है। अब कैटलेज है तो कैटलेज हमारा किसके ऊपर काम करता है, वो हमारा काम करता है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर नाम से यहाँ से चले तो वहां से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो पेरोक्सिसोम रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहता है। जो पेरोक्सिसोम्स है वहीं पे हमें कैटलेज एंजाइम देखने को मिलता है, जो कि हमारा H2O2 की जो टॉक्सिसिटी वगैरह रहती है उसको वहाँ पे वो नेग्लिजिबल या फिर उसको नलिफाई कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन रहेगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, RAG recombinase is responsible for the formation of specific immune receptors. This process occur in। अब यहाँ पे हमें RAG recombinase के लिए बोला गया है। RAG recombinase हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे RAG की बात करें तो ये हमारे होते हैं रिकम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स। और जो इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे जो VDJ जो रिकम्बिनेशन होती है उसके अंदर वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब जो VDJ रिकम्बिनेशन होती है ये हमारी किसके लिए होती है, ये हमारी होती है बी सेल्स और टी सेल्स के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा आएगा, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप्स पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारे वहाँ पे अक्कर होती है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जैसे कि एडीपी हो गया या फिर हमारा यहाँ पे जीडीपी है, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको इनको हम यहाँ पे फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे एटीपी या फिर हमारे जीडीपी की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, एडीपी या फिर जीडीपी को, जो कि हमारे डायरेक्टली एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर या फिर एटीपी या फिर जीटीपी के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो हमारा 2 स्टेप्स के ऊपर होता है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, जब हमारा जो 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 3 फोस्फो ग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, और सेकंड स्टेप कौन सा होता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, वो हमारा होगा जब फोस्फो एनोल पायरुवेट हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, जो कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप्स पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इन्हीं स्टेप्स को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, जो हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर चले तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे तो हमारे एटीपी यूज हो रहे थे, तो ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्लिसराइडियाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो हमने यहाँ पे बताया एक। और लास्ट हमारा यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कोई करेक्ट ऑप्शन और होता तो उसके अंदर हमारा क्या दिया होता, फॉस्फोएनोल पायरुवेट टू पायरुवेट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन रहेगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, द डाइपेप्टाइड विद लीस्ट रोटेशनल बैरियर इन डाइपेप्टाइड बॉन्डेज। अब यहाँ पे हमारा कोई डाइपेप्टाइड अलग अलग यहाँ पे डाइपेप्टाइड दिए हुए हैं और उसके अंदर हमें पूछा गया है कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है
ठीक है, इनमें से जो मैं यहाँ पे डाइपेप्टाइड गिवन है, इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पे ऐसा डाइपेप्टाइड होगा जिसके अंदर हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड जो हमारी रोटेशनल बैरियर होगी वे हमारे यहाँ पे सबसे लीस्ट होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर क्या होता है कि जो हमारी रोटेशनल बैरियर होता है, जो हमारी रोटेशनल कन्वर्जन होगी या फिर जो वहां पे हमारी रोटेशन होती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड जो हमारी रोटेशन होती है, ठीक है, वो हमारी कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट की बात करें तो वहां पे हमारे सिग्मा सॉरी जो हमारे साई और फाई जो हमारे बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है कि जैसे कि साई और फाई जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड रहेंगे, तो उनके अंदर वहां पे हमारे क्या होते हैं कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड हमारा कैसा नेचर का होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ये हमारा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का होता है ये। और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो रोटेशन होती है वो हमारी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो वहां पे क्योंकि हमारी जो रोटेशन है वो हमारी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो जैसा भी अगर हम यहाँ पे हमारा कोई नॉर्मल डबल बॉन्ड रहता है तो वहां पे हमारी जो रोटेशन होगी, ठीक है, वो हमारा जो वहां पे क्या होगी, उसके लिए बैरियर प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कोई नॉर्मल पेप्टाइड बॉन्ड से अगर हम थोड़ा सा हटके अगर उससे चले, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारे कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखिए, डी ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारा कौन सा हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की एक प्रॉपर जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे नहीं गिवन, जैसे कि यहाँ पे हमारा सीओ यो तो हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे एन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके साथ हमारा यहाँ पे एच ना होके ये हमारा एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, और जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ पे रोटेशन है उसके अंदर यहाँ पे हमारा लीस्ट वेरियर प्रोवाइडेड है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट नॉट यूज्ड इन साइनोबैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस इज। अब यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे है रोडोप्सिन, देन फाइकोबाइलिन, सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे फाइकोरोइरिथ्रीबाइलिन, और लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है फाइक्रोसाइनोबाइलिन। तो इनमें से जो हमारा रोडोप्सिन होता है ये हमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर नहीं देखने को मिलता, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ इथेनॉल इज ए थेरेपी टू ट्रीट द मिथेनॉल पॉइजनिंग, द अंडरलाइंग केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जब हम एंजाइम एक्टिविटी को स्टडी किया था हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर भी, जब हमने एंजाइम एक्टिविटी को स्टडी किया था, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी या फिर एंजाइम काइनेटिक्स हम यहाँ पे इनको बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे भी हमने जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे इनहिबिटर्स है या फिर इनहिबिशन प्रोसेस थी वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इथेनॉल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मिथेनॉल के लिए या फिर जो हमारे यहाँ पे मिथेनॉल के जो हमारे डिफरेंट एंजाइम रहते हैं उनके लिए ये हमारा कैसा होता है, एक हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमने मेजर एग्जांपल आपको उस टाइम पे भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो तो हमारा ए आएगा। अब यहाँ पे हमारा अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअल में दिया क्या गया है कि जो हमारा इथेनॉल है वो हमारा मिथेनॉल पॉइजनिंग के टाइम पे, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे मिथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि वहां पे हम इथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, और वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इथेनॉल होता है वो हमारा क्या करता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह यहाँ पे काम करेगा, किसके लिए, मिथेनॉल के लिए। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे मिथेनॉल की जो कंसेंट्रेशन है वो अगर ज्यादा हो जाती है तो ये हमारी क्या करेगी, ये हमारी टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगी, टॉक्सिसिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होते हैं ये हमारे क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारे इस मिथेनॉल का यूज करके डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे टॉक्सिसिटी करेंगे। ठीक है, टॉक्सिसिटी बोल सकते हैं या फिर ये यहाँ पे पॉइजनिंग कोज करते हैं,
पॉइजन की तरह यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इथेनॉल का यूज करते हैं, और ये इथेनॉल क्या करेगा, ये हमारा इथेनॉल जाके यहाँ पे जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है यहाँ पे जाके इनिबिशन करेगा। ठीक है, इनकी एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, यहाँ पे कम कर देगा इनिबिशन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे मिथेनॉल पॉइजनिंग यहाँ पे जो उसके चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। बाद में हम इस मिथेनॉल को यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मिथेनॉल इकट्ठा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रिमूव आउट कर सकते हैं। तब तक जो हमारा यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजन या फिर जो हमारे दूसरे एंजाइम होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा इथेनॉल है वो यहाँ पे एक कम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ पे मिथेनॉल टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजनिंग होती है तो उस टाइम पे इथेनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, कम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एन इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम इज। अब यहाँ पे हमें सिंपली पूछा गया है कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो हमारा यहाँ पे एंजाइम होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट पूछा गया है कि किस सबस्ट्रेट का यूज करके ये हमारा यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा आर्जिनिन। जो हमारा आर्जिनिन होता है इसका यूज करके जो हमारा यहाँ पे एनओ सिंथेज या फिर जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होगा, ये क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे एनओ की फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके साथ हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो हमारी किसकी होती है, सिट्रोलिन की। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनओ प्लस सिट्रोलिन के अंदर। कौन करेगा, एनओ सिंथेज। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एलर्जीज आर ड्यू टू ए हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, ड्रग्स गिवन टू काउंटर द एलर्जी टारगेट। अब जो हमारी यहाँ पे एलर्जी होती है उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से ही पता रहना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल रहता है, मोलिक्यूल जो रहता है एलर्जीज के लिए वो हमारा कौन सा होता है, हिस्टामिन होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो हम यहाँ पे ड्रग्स को यूज करते हैं एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको काउंटर करने के लिए, तो वो हम किसको टारगेट करते हैं, वहाँ पे हिस्टामिन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज एटम ए एंड ए नेगेटिवली चार्ज एटम बी सेपरेटेड बाय 3 एंगस्ट्रॉम in water is -6 kilojoule per mole. Considering the relative permittivity of water to be 80, the electrostatic interaction energy in kilojoule per mole rounded off to 1 decimal place between atom A and B in vacuum is। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी हमें यहाँ पे गिवन है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी या फिर खाली हम यहाँ पे अगर इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ए और बी की बात करते हैं तो इसका हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई ई परमिटिविटी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा आर, आर ए बी। तो जो हमारे यहाँ पे के है, के हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे फिक्स होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्यू ए या फिर क्यू बी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा होता है पर्टिकुलर चार्ज, जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है, चार्ज ऑन ए एंड बी, बी के ऊपर हमारा या फिर ए के ऊपर हमारा यहाँ पे जो चार्ज रहेगा। उसके बाद ई हमारा यहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें परमिटिविटी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे परमिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर हमें यहाँ पे जो ई है उसकी हमें यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ई हमारा यहाँ पे परमिटिविटी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम की जो यहाँ पे परमिटिविटी होती है वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी होती है 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाता है आर, आर ए बी, और आर ए बी हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जब यहाँ पे हमने वाटर के अंदर इंटरेक्शन एनर्जी को कैलकुलेट किया, ठीक है, तो वो हमारा कितना आता है, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है -6 किलो जूल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वाटर के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे -6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारी यहाँ पे परमिटिविटी थी उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 80। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंडीशन क्या रख दी कि हमें यहाँ पे वैक्यूम के लिए बताने हैं कि वैक्यूम के लिए जब हमारे यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो हमारी कितनी आएगी, यहाँ पे ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो बाकी की जो कंडीशंस है, बाकी कंडीशन जैसे कि अगर हम यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर की बात करें तो ये तो हमारा उतना ही है जितना हमने यहाँ पे वाटर के लिए रखा था, सेम हमारा यहाँ पे वैक्यूम के लिए होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे चार्जेस की बात करें तो ये भी हमारे यहाँ पे सेम है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें दोनों मॉलिक्यूल्स की तो वो भी हमारा यहाँ पे सेम है। यहाँ पे हमारा सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे परमिटिविटी होगा। ठीक है, बाकी सब चीजें तो यहाँ पे हमारे इक्वली रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा यहाँ पे परमिटिविटी और जो हमारे यहाँ पे एनर्जी है उनका जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो हमारा कैसा होगा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले जो हमारा वाटर है, ठीक है, तो एक तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे वैक्यूम के लिए एनर्जी हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा यहाँ पे परमिटिविटी है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाटर के लिए हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए जो हमारे यहाँ पे परमिटिविटी आएगा ये हमारा हो जाएगा 1/E वाटर के लिए। ठीक है, और ये जो हमारा वैक्यूम के लिए होगा वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि हमारे यहाँ पे जो वैक्यूम के लिए जो हमारे यहाँ पे परमिटिविटी होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है एनर्जी। यहाँ पे वाटर के लिए हमें कितने गिवन है, -6 किलो जूल। ठीक है, ये हमें यहाँ पे -6 रख लेते हैं। एनर्जी हमें यहाँ पे बताना है वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है। अगर हम यहाँ पे परमिटिविटी की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे वैक्यूम होता है उसकी जो परमिटिविटी होती है वो हमारी 1 के इक्वल रहेगी। जो हमारा यहाँ पे वाटर है उसके लिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो हमारी कितनी है, 80 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैक्यूम के लिए, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है -6 × 80, और ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा -480 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 480 किलो जूल हमें यहाँ पे गिवन है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 480। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गिवन ए 0.1 molar solution of glucose stock solution. The stock solution required to make 0.5 ml of 0.005 molar glucose solution rounded off to 3 decimal places in ml is. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टॉक सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन की हम यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी है, 0.1 मोलर। ठीक है, अब इस स्टॉक सॉल्यूशन से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई सैंपल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सैंपल सॉल्यूशन हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो इसकी हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, और जो हमें सैंपल प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है वो हमारा क्या रहेगा, उसकी हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी यहाँ पे है 0.005 मोलर, और इसकी कितनी कंसंट्रेशन या फिर कितनी अमाउंट हमें यहाँ पे बनानी है, वो हमें बनानी है 0.5 ml। तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्टॉक सॉल्यूशन से हम कितना सॉल्यूशन यहाँ पे ले कि हमारी ये वाली कंसंट्रेशन में इतना अमाउंट हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है C1 × V1 = C2 × V2। ठीक है, तो C1 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा यहाँ पे स्टॉक सॉल्यूशन है उसके लिए हमारे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी है, 0.1। ठीक है, इंटू V1 = जो हमारे यहाँ पे C2 हमारे यहाँ पे कितना रहेगी, इसकी जो कंसंट्रेशन अगर हम यहाँ पे मोलर में ही लिखे तो ये हमारा 0.005 मोलर। ठीक है, मोलर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी मोलर है, यहाँ पे भी, दोनों तरफ हमारा मोलर यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमारी ml के अंदर, क्योंकि हमें जो यहाँ पे स्टॉक सोल्यूशन की भी जो वॉल्यूम बतानी है वो हमें किसके अंदर बतानी है, ml के अंदर ही। और जो हमारे यहाँ पे सैंपल है उसकी भी हम यहाँ पे जो अमाउंट दी हुई है वो भी हमें ml के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 0.5। तो यहाँ पे हमें सिंपली V1 है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.005, ये हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1, ये हमारा इससे कैंसिल आउट। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है V1 वैल्यू = 0.025 ml। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0.025। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ए मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग प्योरिफाइड प्रोटीन्स IgG, IgM and FAB fragment of immunoglobulins is separated using gel filtration chromatography. The order of elution of these protein first to last is। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमारा यहाँ पे एक मिक्सचर है
इम्यूनोग्लोबिन जी का, इम्यूनोग्लोबिन एम का और एफएबी फ्रेगमेंट का। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे सिंगल फ्रेगमेंट मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे आईजीएम की बात करें तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे 5 सिमिलर ऐसे ही फ्रेगमेंट हमारे यहाँ पे रहेंगे। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एफएबी फ्रेगमेंट की, तो जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन होता है एक सिंगल यूनिट का, तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा यहाँ पे एफएबी फ्रेगमेंट। तो अगर हम यहाँ पे साइज के बेसिस पे देखें तो जो हमारा एफएबी है, ठीक है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। उससे लार्ज अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारा किसका हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे आईजीजी होगा, और उससे लार्ज हमारा जो साइज होगा वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे आईजीएम का। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे टेक्निक कौन सी यूज कर रखी है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जो हमारी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है, अगर हम यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट साइज होगा, लार्जेस्ट साइज का जो मोलिक्यूल होगा वो हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे इल्यूट आउट होगा। ठीक है, और लास्ट कौन सा होगा, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा ऑर्डर पूछा है, फर्स्ट टू लास्ट। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे इल्यूट आउट कौन सा होगा, जो हमारा आईजीएम होगा, फिर उसके बाद आईजीजी, और देन लास्ट हमारा यहाँ पे एफएबी फ्रेगमेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग चले तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद आईजीएम, ठीक है, फिर उसके बाद आईजीजी, ठीक है, फिर उसके बाद एफएबी फ्रेगमेंट। तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट, और ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आयोडीन 125, हाइड्रोजन 3, कार्बन 14 एंड फॉस्फोरस 32 इज। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है उनके हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे आयोडीन 125 है, इसका जो हमारा यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड रहता है वो हमारा कितनी डेज का होता है, ये हमारा होगा 60 डेज का। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे हमें ट्रिटियम दिया हुआ है, इसका जो लाइफ टाइम होता है ये हमारा कितना होता है 12.3 ईयर्स का। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे है कार्बन 14, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है 5730 ईयर्स का। ठीक है, और लास्ट हमारा यहाँ पे है फॉस्फोरस 32, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो हमारा होता है 14.3 डेज का। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा यहाँ पे किसका रहेगा, जो यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आयोडीन है, नेक्स्ट उसके बाद जो यहाँ पे हाइड्रोजन, और फिर हमारा यहाँ पे जो कार्बन रहेगा। तो यही हमारा यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट, और जो डी ऑप्शन है यहाँ पे इसके अंदर हमें फॉस्फोरस, आयोडीन, हाइड्रोजन और कार्बन, यही हमें यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है और यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, the enzyme not involved in the oxidation of the molecule shown below is। अब यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें बताना क्या है यहाँ पे कि जब इस मॉलिक्यूल का हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो इनमें से हमारा कौन सा एंजाइम यूज नहीं होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। नॉट इन्वॉल्व इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें ऑक्सीडेशन के लिए, तो जो हमारा ये मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फैटी एसिड हम यहाँ पे गिवन है। और अगर हम फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की बात करें तो उसके जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा कौन से प्रोसेस से होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस फैटी एसिड को देखें तो इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड हो गया, और यहीं से हम क्या करते हैं, अपने कार्बन का जो नंबरिंग रहेगी वो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और सिंगल एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें दिया हुआ है। ठीक है, बाकी और तो कहीं पे यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है नहीं। तो यानी कि जो ये हमारा यहाँ पे फैटी एसिड है ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक मोनो अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया ये। अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारा यहाँ पे फैटी एसिड है इसकी जब हमने यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन करवाई तो इनमें से हमारा कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे गिवन है, डेल्टा 3 डेल्टा 2 इनोइल को आइसोमेरेज, ये हमारा एंजाइम बिल्कुल वहां पे यूज होता है। ठीक है,
क्योंकि जब हमारा मोनो अनसेचुरेटेड, स्पेसिफिकली ये हमारा जो एंजाइम है ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा अनसेचुरेटेड या फिर अनसेचुरेटेड जो हमारे फैटी एसिड है उन्हीं की ऑक्सीडेशन के लिए हमारा यहाँ पे कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एंजाइम बिल्कुल कंज्यूम हो रहा है। देन उसके बाद हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये हमारा यहाँ पे एंजाइम यूज नहीं होगा। ये हमारा एंजाइम कब यूज होता है, जब हम ओड नंबर्ड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं, इसकी क्या करवाएंगे, जब हम यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज है ये हमारा एंजाइम कंज्यूम होगा। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 18 कार्बन हो गए। और ये हमारे कैसे हो गए, इवन नंबर्ड हमारा यहाँ पे फैटी एसिड हो गया। जबकि हमने क्या बताया था कि ये हमारा जो एंजाइम होगा ये हमारा कब यूज होगा, जब हमारे ओड नंबर्ड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि जो हमारा फैटी एसिड है उसके अंदर हमारे जो कार्बन नंबर है वे हमारे कैसे हो, ओड नंबर्ड हो। ये तो हमारा इवन नंबर्ड हो गया था, यानी कि इस पर्टिकुलर एंजाइम की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज दिया हुआ है, ये भी हमारा यहाँ पे एंजाइम यूज होता है। नॉर्मल जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है उसी के अंदर हमारा यूज हो जाएगा। इनोइल कोए हाइड्रेटेज, ये भी हमारा नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन होती है उसी के अंदर हमारा यूज हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा डेल्टा 3 और डेल्टा 2 था ये हमारा किसके लिए था, पर्टिकुलर अनसेचुरेटेड के लिए। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहेगा ये हमारा एंजाइम यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये हमारा कब होगा, जब हमारे ओड नंबर्ड कार्बन फैटी एसिड रहेंगे। तो इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, DPN1 इज यूज टू डाइजेस्ट द PCR प्रोडक्ट ड्यूरिंग साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस बिकॉज। अब जो हमारा डीपीएन है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, वो हमारा कंज्यूम होता है जो हमारे मिथाइलेटेड डीएनए होते हैं उनकी डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा इसी के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्टली बोला भी हुआ है कि डीपीएन डाइजेस्टेड ओनली मिथाइलेटेड डीएनए, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन पेयर। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन पेयर हमें गिवन है और यहाँ पे हमें इनकरेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारे लिपिड है उनकी मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या बोली हुई है, पाल्मिटोइलेशन। तो यही हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी पाल्मिटोइलेशन होती है इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन्स है, ये जो हमारी मॉडिफिकेशन है ये हमारी किसकी होती है, ये हमारी प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है, जिसके अंदर क्या होगा कि प्रोटीन के साथ यहाँ पे हमारा एक फैटी एसिड की अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन के साथ फैटी एसिड की अटैचमेंट होगी, ठीक है, जैसे कि पाल्मिटिक ग्रुप यहाँ पे हमारा अगर अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पाल्मिटोइलेशन। तो जो हमारा यहाँ पे लिपिड इन्होंने दिया हुआ है, लिपिड हमारा यहाँ पे अटैच हुआ है, ना कि लिपिड की हमारी मॉडिफिकेशन हुई है। तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, प्रोटीन हमारे यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसीलिए यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे अगर हम देखें तो जैसे इन्होंने यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन के लिए बोला हुआ है, तो इसके अंदर मिथाइलेशन हमारी बिल्कुल होती है। प्रोटीन के अंदर हमारी ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है। ठीक है, जो हमारी एन ग्लाइकोसाइलेशन और ओ ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो वो भी हमारी प्रोटीन के अंदर रहेगी। और आरएनए के अंदर हमारी पॉलीएडेनाइलेशन होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। लेकिन जो हमारे लिपिड की पाल्मिटोइलेशन यहाँ पे दी हुई है वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए पेप्टाइड हैज एन ऑर्डर स्ट्रक्चर रिपीट ऑफ अमीनो एसिड विद ए डिस्टेंस ऑफ 6.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन अल्टरनेट कार्बन अल्फा एटम। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हम यहाँ पे हमारा कोई पेप्टाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी एक ऑर्डर स्ट्रक्चर है, और उस ऑर्डर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि जो हमारे अमीनो एसिड है, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू अल्टरनेट, अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट कार्बन अल्फा एटम के बीच के डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा ये हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये, तो अल्टरनेट यानी कि इन जो यहाँ पे हमारे कार्बन अल्फा एटम है इनके बीच का जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ रहा है, 6.5 एंगस्ट्रॉम। अब इन्होंने बोला क्या हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर, रामाचंद्रन प्लॉट। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे डाइहेड्रल एंगल है
यहाँ पे हमें डिफरेंट पेयर दिए हुए हैं, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पेप्टाइड स्ट्रक्चर। जो हमारा पेप्टाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे जो अल्टरनेट कार्बन अल्फा एटम के बीच का डिस्टेंस हमारा 6.5 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो वो हमारा जो पेप्टाइड स्ट्रक्चर होगा उसकी जो डाइहेड्रल एंगल की वैल्यूज रहेगी वो हमारी इनमें से कौन सी करेक्ट रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारे अल्टरनेट कार्बन अल्फा एटम के बीच का जो हमारा डिस्टेंस गिवन है वो हमारा कितना है यहाँ पे 6.5 एंगस्ट्रॉम। और ये जो हमारा डिस्टेंस होता है अल्टरनेट के लिए, तो वो हमारा किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, बीटा कन्फर्मेशन के अंदर। वो हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, बीटा कन्फर्मेशन। बीटा कन्फर्मेशन जैसे कि हमारे जो बीटा टर्न्स रहते हैं, और बीटा टर्न हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पैरेलल सीट भी हो सके, बीटा सीट्स, जैसे कि यहाँ पे टर्न तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये बीटा सीट्स होगी यहाँ पे। ठीक है, तो बीटा सीट्स हमारी दो टाइप की हो सकती थी, या तो हमारी पैरेलल या फिर हमारी एंटी पैरेलल। और इनके अंदर यहाँ पे अगर हम पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एडजेसेंट कार्बन अल्फा एटम होते हैं इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है, 3.5 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट की बात करें तो वो हमारा अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 7.0 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा अप्रोक्स 6.5 के आसपास रहता है। ठीक है, तो जो हमारी पैरेलल सीट्स होती है, पैरेलल सीट्स के अंदर जो हमारे अल्टरनेट कार्बन अल्फा एटम है उनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो हमारा अप्रोक्स 6.5 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमें यहाँ पे डाइहेड्रल वैल्यू बतानी है रामाचंद्रन प्लॉट के लिए, तो वो हमें किसके लिए बतानी पड़ेगी, बीटा सीट्स के लिए। ठीक है, और बीटा सीट्स के अंदर भी अगर हम यहाँ पे पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है, जो हमारी डाइहेड्रल एंगल की वैल्यूज रहेगी वो हमारी कितनी होती है, फाई वैल्यू हमारी यहाँ पे होती है -120 डिग्री, और जो हमारी साई वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे होती है +120 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल प्रोटीन एक्सप्रेशन अपॉन ब्लंट एंड म्यूटेशन फ्री क्लोनिंग ऑफ ए ई कोलाई जीन विद इट्स ओन प्रमोटर इन ई कोलाई सेल्स कैन बी ड्यू टू। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे हमारा जो डिटेक्टेबल प्रोटीन की एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारी होनी चाहिए थी वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे एब्सेंस होगी। और वो एब्सेंस क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ब्लंट एंड म्यूटेशन फ्री क्लोनिंग हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पे एब्सेंस हो रहा है वो हमारा किसकी वजह से हो सकता है। अब जब हमारे यहाँ पे ब्लंट एंड म्यूटेशन फ्री क्लोनिंग रहेगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन की एक्सप्रेशन होगी, जो हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो हमारी कैसी होगी, यहाँ पे वो हमारी इम्प्रॉपर होगी यहाँ पे। ठीक है, जो हमें नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, और क्योंकि यहाँ पे हमारा एक इम्प्रॉपर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाएगी जो भी प्रोटीन हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, क्लोनिंग अकर्ड इन रिवर्स ओरिएंटेशन, नहीं ये नहीं होगा। क्लोनिंग अकर्ड इन आउट ऑफ फ्रेम, ये भी नहीं होगा। कोडॉन बायसनेस, ये भी नहीं होगा। रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोटीन, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, द C terminal carboxy group and the N terminal amino group of amino acids have a dissociation constant pKa of 2.2 and 9.2 respectively। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे हमें दो प्रोटीन दिए हुए हैं, एक हमारा जैसे यहाँ पे ए प्रोटीन हो जाता है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है, एक हमारा यहाँ पे ए प्रोटीन और एक हमारा यहाँ पे है बी प्रोटीन। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन दोनों प्रोटीन्स की जो सी टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप की जो हमारे यहाँ पे पीके वैल्यू है, पीके वैल्यू किसकी, जो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, उन दोनों की यहाँ पे क्या दी हुई है, ए और बी प्रोटीन की दोनों की वैल्यू में यहाँ पे 2.2 गिवन है। फर्दर उसके बाद जो हमारा एन टर्मिनल है उसकी जो पीके वैल्यू है, यानी कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी, पीके वैल्यू किसकी, जो हमारा यहाँ पे एन टर्मिनल यानी कि जो हमारा अमीनो ग्रुप रहेगा उसकी वैल्यू में कितने गिवन है, 9.2 हमें यहाँ पे गिवन है। अब फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द पीके of side chain carboxyl group in glutamic acid is 4.2 and side chain amino group in lysine is 10.2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो साइड चेन है, साइड चेन का जो हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी ग्लूटामिक एसिड के लिए कितनी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको मानते हैं हमारा ग्लूटामिक एसिड और इसको यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये लाइसिन हो गया। तो इनकी जो यहाँ पे हमें साइड चेन की जो पीके वैल्यू गिवन है ये किसकी हो जाएगी, साइड चेन की हो जाएगी। तो ग्लूटामिक एसिड के लिए जो हमारी साइड चेन की डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें कितने गिवन है, 4.2 है। और जो हमारा लाइसिन है उसके लिए जो हमारे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 10.2। द डिफरेंस इन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि पीआई वैल्यू के अंदर
जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस रहेगा किसके अंदर, लाइसिन और ग्लूटामिक के अंदर, वो हमें यहाँ पे बताना है। यानी कि जो हमारा ग्लूटामिक है इसकी जो यहाँ पे पीआई वैल्यू होगी और जो हमारा यहाँ पे लाइसिन है इसकी जो पीआई वैल्यू होगी, इनका जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि जैसे कि हमने जब हमारे जो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर थे उस टाइम पे जब हमने यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात की थी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा होता है क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा वो पीएच पॉइंट होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, वो हमारा पीएच पॉइंट जिसके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज है वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट चार्ज जीरो। और जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके ऊपर दोनों हमारे ग्रुप्स भी हमें मिलने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होना चाहिए, लेकिन जो नेट चार्ज है वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पीआई वैल्यू कैलकुलेट करनी है ग्लूटामिक और लाइसिन के लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होता है कि जैसे कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर हमें 3 pKa वैल्यू गिवन हो, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्लूटामिक एसिड हो गया, तो जिसके अंदर हमारी 3 pKa वैल्यू दी हो, तो उसके जो हमारा पीआई वैल्यू होगा उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि अगर हमारी जो दो वैल्यूज है वो हमारी 7 से कम हो तो हमें उनका यहाँ पे एवरेज लेना है, और अगर हमारी दो वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो उनका हमें यहाँ पे एवरेज लेना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट पीके वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 7 से कम है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे 7 से ज्यादा है, थर्ड वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई, 7 से कम हो गई। तो हमने क्या बताया कि अगर हमारी दो वैल्यू 7 से कम है, जैसे कि ये भी वैल्यू हमारी 7 से कम हो गई, ये भी कम हो गई, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एवरेज लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम 2.2 प्लस 4.2 और इसका एवरेज, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6.4/2 यानी कि 3.2, यानी कि जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है इसकी जो पीआई वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 3.2। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे लाइसिन के लिए बात करें तो ये वैल्यू हमारी 7 से हमारी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, ये वैल्यू हमारी 7 से ज्यादा है, ये भी हमारी 7 से ज्यादा है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि दो वैल्यू हमारी 7 से ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यहाँ पे हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एवरेज हमारा क्या आएगा, 9.7 आएगा। तो यही हमारे क्या हो जाएगा, लाइसिन के लिए जो हमारी पीआई वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इनका डिफरेंस हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, दोनों की यहाँ पे हमारी जो पीआई वैल्यू है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है और एक हमारा लाइसिन है, तो जो हमारा ग्लूटामिक एसिड था इसकी जो पीआई वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पे कितनी आई है, 3.2। लाइसिन के लिए हमारी कितनी आई है, 9.7, और इसका जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -3.2 यानी कि 6.5। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, X different sized DNA fragment can be observed upon incomplete EcoR1 digestion of the identical DNA molecule with the two EcoR1 site as shown below. The maximum value of X is, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक फ्रेगमेंट है जिसके अंदर यहाँ पे हमारा दो हमारी इको साइट है। ठीक है, और इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे इसकी हमें इनकम्प्लीट डाइजेशन यहाँ पे करवानी है। ठीक है, और इनकम्प्लीट डाइजेशन के बाद जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट साइज के हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हमें यहाँ पे बताने हैं कि कितने डिफरेंट साइज के हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे जो हमारा ये मॉलिक्यूल हमें गिवन है इसका हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेशन करवाना है। इनकम्प्लीट डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, पॉसिबल डाइजेशन हो सकते हैं, वो सभी हमें यहाँ पे करने हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें अलग अलग हमारे यहाँ पे जो डाइजेशन हो सकती है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे डाइजेशन क्या हो सकता है कि जो हमारा ये वाली जो फर्स्ट साइट है सिर्फ हमारा यहाँ पे ही हमारी डाइजेशन हो, यहाँ पे ही हमारा इक्वार1 कट करे, दूसरी जगह पे कट ना करे। सेकंड हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट साइट पे कट ना करे और इस साइट पे कट कर दे। थर्ड हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे भी कट हो जाए और यहाँ पे भी कट लग जाए। ठीक है, दोनों ही जगह पे। और फोर्थ हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि ये कहीं पे भी कट ना कर पाए, और तो हमारे यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा सिर्फ इस साइड के ऊपर कट लगे, इसके ऊपर कट ना लगे, तो यानी कि यहाँ से कट हो जाएगा, तो एक हमारा ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा और एक हमारा पूरा ये फ्रेगमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेगमेंट होंगे वे हमारे कौन कौन से होंगे, एक हमारा 500 का और एक हमारा 1000 बेस पेयर का। ठीक है, जब हमारे कट लगेगा सिर्फ सेकंड वाली साइड के ऊपर, फर्स्ट वाली पे कट नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ से कट होगा, तो एक हमारा ये वाला फ्रेगमेंट आएगा और एक हमारा ये फ्रेगमेंट रहेगा। तो ये फ्रेगमेंट हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1000 का और ये वाला हमारा यहाँ पे 500 का। अब नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे फर्स्ट साइड पे भी कट कर दिया और सेकंड साइड पे भी हमने यहाँ पे कट कर दिया इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हमारा ये वाला फ्रेगमेंट आएगा
एक हमारा ये फ्रेगमेंट, एक हमारा ये वाला फ्रेगमेंट और एक हमारा ये फ्रेगमेंट, और तीनों के तीनों जो हमारे फ्रेगमेंट होंगे वे हमारे कितने कितने साइज के होंगे, 500 के ही होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किसी भी जगह पे कट नहीं किया, मतलब ना फर्स्ट साइड पे ना सेकंड साइड पे, कहीं पे भी अगर कट नहीं होगा तो हमारा पूरा का पूरा फ्रेगमेंट यूं का यूं बचा रहेगा। और ये जो हमारा फ्रेगमेंट होगा ये हमारा कितने साइज का होगा, 1500 का। तो हमें यहाँ पे बताना क्या था कि हमारे कितने मैक्सिमम साइज के अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक तो हमारा 500 का, ठीक है, एक हमें यहाँ पे 1000 का ये वाला, और एक हमें यहाँ पे 1500 का यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे मैक्सिमम हमें कितने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, 3 अलग अलग हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, एन अनचार्ज्ड प्रोटीन P हैज an aspartic in the position 23 with a molecular weight of 6501 Dalton as determined by the mass spectrometry. The uncharged mutant of this protein P dash contain a single amino acid substitution with asparagine at position 23. The molecular weight of the P dash as determined by the mass spectrometry rounded off to the 1 decimal point is, हमें यहाँ पे डाल्टन बताना है कि वो जो हमारे यहाँ पे म्यूटेंट होगा उसका जो हमारा यहाँ पे वेट आएगा वो हमारा यहाँ पे कितना रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारा एक प्रोटीन है जो कि हमारा अनचार्ज प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के अंदर हमारा क्या है कि जो 23 पोजीशन है, 23rd पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। और इस प्रोटीन का जो हमारा टोटल मोलिकुलर वेट है वो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 6501 डाल्टन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रोटीन के अंदर यहाँ पे हमने सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन यहाँ पे करवाई है, यानी कि ये जो हमारा प्रोटीन है ये हमारा म्यूटेंट प्रोटीन हो गया। और जो हमारा ये म्यूटेंट प्रोटीन है इसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारी 23rd वाली पोजीशन थी जहां पे हमारा पहले क्या होता था, एस्पार्टिक एसिड होता था, उसकी जगह अब यहाँ पे हमें एस्पार्जिन देखने को मिल रहा है। और इसका जो यहाँ पे हमारा मोलिकुलर वेट रहेगा वो हमारा क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज आया है वो हमारा सिंपली किस में आया है, सिर्फ हमारा जो एस्पार्टिक एसिड है वो हमारा किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एस्पार्जिन से। अगर हम यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो जो इसका मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा 133 के अप्रोक्स होता है, और जो हमारा एस्पार्जिन होता है इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा 132 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे चेंज भी आया है वो हमारा कितने मोलिकुलर वेट का आया है, सिर्फ एक का ही। तो अगर हमारा पहला यहाँ पे मोलिकुलर वेट जो हमारा नॉर्मल था उसकी अगर हम यहाँ पे मोलिकुलर वेट की बात करें तो वो हमारा अगर 6501 था तो इसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे म्यूटेंट होगा, म्यूटेंट प्रोटीन का मोलिकुलर वेट वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6500, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और PYQs करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।